Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री जो न्यू बुक है उसके सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ना की पॉइंट्स गिवन है, आप लोग क्या करें की पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा। इससे ये कि आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे एक मरतबा रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इनको रीड नहीं कर रहा, मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा, आप लोग जो है इसको रीड करेंगे आप लोगों को सब पॉइंट्स इसके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को एक मरतबा ज़हन में रखना है क्योंकि हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसके जो है वो कवर होते हैं। आपने काफ़ी सारों में ये पॉइंट जो है वो लिखना होगा। ठीक है, बाकी जो है वो डेफिनेशन हैं मैथ्स नंबर की, एटॉमिक नंबर की और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की डेफिनेशन, उनके यूजेस हैं, आप इनको रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स है, आप इनको रीड करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। वो कहते हैं कि टिक द करेक्ट आंसर, हमने करेक्ट आंसर को टिक करना है। सबसे पहले एमसीक्यू वो कहता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें पता है कि हमारे पास 3 शेल्स हैं, एक है के, 4 हैं सॉरी, के एल एम और एन, 4 शेल्स हैं। के को जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना, 2n स्क्वायर। अब के लिए n की वैल्यू 1 है, एल के लिए 2 है, m के लिए 3 है और n के लिए क्या है 4 है। अब थर्ड शेल की हमने बात करनी है। अब स्टूडेंट्स हमने बताना है कि थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब यहाँ पे 2n, थर्ड शेल m है, m के लिए n की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18। समझ आ रही है। तो थर्ड शेल जो कि m शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसके अंदर कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आए अब हम अपने नेक्स्ट आंसर को नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिले थे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को दरियाफ्त किया था। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड, नहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो डिस्कवर नहीं हुआ था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो उससे पहले कई सारे मॉडल्स थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पहले जो कि एटम के स्ट्रक्चर को बारे में बताते थे, और उसके बाद कई मॉडल्स थे जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताते थे। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से एटम का स्ट्रक्चर का तो हमें बिल्कुल पता नहीं चला था। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड, प्रोटॉन्स को तो डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर किया गया था लेकिन न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर नहीं किया गया था। न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था और उसके एक अपना एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका ये आंसर भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड, ये इसका आंसर स्टूडेंट्स ठीक है, ऑप्शन सी इसका ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स दोनों को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद देखें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम वाज डिस्कवर्ड, ये भी गलत है। ये तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को एक एटम के अंदर डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हाई हैव आइसोटॉप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉप्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर क्यों नहीं रखा गया। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना वो पीरियोडिक नंबर, देखिए जिसे आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पर चलता है। अब स्टूडेंट्स वो एटॉमिक नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका नंबर है 1, देखिए यहाँ पे देखें ये 1 है, उसके बाद ये 2 है। हमने पीरियोडिक टेबल के एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ, अगर आपको इन एलिमेंट्स के नाम नहीं याद तो आप वो लेक्चर जाके सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो इसी पर है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर। क्योंकि आप केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और आपको पीरियोडिक टेबल का नहीं पता तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये इसका क्या है स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, हम एमसीक्यू जो है हमारी एमसीक्यू की स्टेटमेंट ये थी, वो कहता है कि इनमें से कौन जो आइसोटॉप्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में क्यों शो नहीं किया गया। तो इसका स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा। सबसे पहले देखें पीरियोडिक टेबल कैन नॉट अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल जो है वो उनको रख ही नहीं सकता था। अब कहीं पर हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल की क्या कैपेसिटी है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आंसर हमारा टोटली गलत है। स्टूडेंट्स देखें सम ऑफ द आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल एंड दे गिव राइज टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ आइसोटॉप्स जो हैं वो अनस्टेबल थे, वो नए एलिमेंट्स बना दिए, इस वजह से नहीं रखा गया स्टूडेंट। लेकिन बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं जो कि ठीक है स्टेबल हैं। कार्बन के, जिस तरह कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं ना, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। अब सिर्फ कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, कार्बन 13 तो स्टेबल है। ठीक है, तो इसको तो रख सकते थे अगर इसको नहीं रखा, लेकिन इसको भी नहीं रखा, तो स्टूडेंट्स ये भी आंसर गलत है। अब देखिए ऑल द आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस। स्टूडेंट्स ये देखें ये ठीक है आंसर। तमाम आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, इसी वजह से ज़रूरत ही नहीं पड़ी
अब हम आइसोटॉप्स को रिलेटिव एटॉमिक मास की मदद से हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी प्रेजेंस को शो किया हुआ है। बिहेवियर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसके अंदर एक बिहेवियर चलता है। हर एलिमेंट्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन लिथियम के सोडियम के साथ मैच करती हैं, इसे कहते हैं पीरियोडिक बिहेवियर। तो आइसोटॉप्स जो है पीरियोडिक बिहेवियर शो नहीं करते जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन सी स्टूडेंट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसी को देखते हैं। वो कहता है कि विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटॉप। आइसोटॉप्स के अंदर कौन सा पार्टिकल डिफरेंट नंबर में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स हमें पता है आइसोटॉप्स जो हैं इसके अंदर क्या होता है, इसका मैस नंबर मुख्तलिफ होता है, और हमें पता है कि मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो किसके बराबर होता है, जी प्लस एन। जी कहते हैं एटॉमिक नंबर को, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और एन कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो तमाम आइसोटॉप्स का सेम अभी हमने पढ़ा, तो अब इनका एटॉमिक मैस मुख्तलिफ है। अब ये सेम है, अब इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होने की वजह से इसका एटॉमिक मास मुख्तलिफ है। तो वो कहता है कौन सा पार्टिकल जो है वो आइसोटॉप्स के अंदर मुख्तलिफ है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जबकि प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं दोनों के अंदर, क्लियर। अब स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, वो क्या कहता है, वो कहते हैं इन विच आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के किस आइसोटॉप के अंदर देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, किस आइसोटॉप के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर है। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। हम देखें पीरियोडिक टेबल से देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसको याद करवाया हुआ है पूरे पीरियोडिक टेबल को, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नहीं हमने किए होंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो आप वो लेक्चर जाके ले सकते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर 8 है स्टूडेंट्स। अब एटॉमिक नंबर 8 है इसका, 8 से क्या मुराद है, 8 से मुराद है कि इसके अंदर 8 क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अब स्टूडेंट्स हमें एक रेफरेंस मिल गया, 8 प्रोटॉन्स होंगे, तो इसके अंदर क्या होंगे, आपको पता है कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स उतने उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ आ रही है। अब स्टूडेंट्स हमें देखें, हमें प्रोटॉन्स पता चल गए, इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, 8 है। अब हमने अब सेम रखने हैं ना, अब हमने वो आइसोटोप उठाना है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। अब स्टूडेंट्स अब न्यूट्रॉन्स का हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने हैं, आपको इसका एटॉमिक मास गिवन है, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एटॉमिक मास को हम A इज इक्वल टू जी प्लस एन। अब जी एटॉमिक नंबर है, अब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एटॉमिक मास की वैल्यू में पुट करेंगे, और जहाँ पे n की वैल्यू 8 आ गई वो उसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स जब हमने n निकालना होगा तो n के लिए क्या करेंगे, a माइनस जी, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये n जी इधर प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो a माइनस जी। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब, इसका मतलब एटॉमिक मास में से जब एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो 8 आए तो ये इसका आंसर होगा। अब 17 में से स्टूडेंट्स 8 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 8 आता है, नहीं, यहाँ पे तो 9 आंसर आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे देखें 16 में से 8 को माइनस करें तो 8 आता है। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये वो आइसोटॉप है ऑक्सीजन का, इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 8 होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखें O18 में से 8 को माइनस करें, ठीक है, तो 10 आता है। तो स्टूडेंट्स ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से ये आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसके जो है वो आपको MCQs की समझ भी होनी चाहिए, और आप लोगों ने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये MCQs जो हैं आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते, हो सकता है कि वो आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके दे दे, तो आप लोगों को अगर समझ होगी तो ही आप लोग इनको अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमने रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। अब उसके दो आइसोटॉप्स हैं, एक है N14 और एक है N15। अब N14 की रिलेटिव अबंडेंस ये है 99.64 और N15 की है 0.35। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को मिलाकर हमने इनका रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है नाइट्रोजन का कितना होता है। अब स्टूडेंट्स क्या है, मैं हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों की आसानी के लिए MCQ को सॉल्व कर लिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो कहते हैं इसके दो आइसोटॉप्स हैं, N14 और एक N15। N14 जो है इसकी अबंडेंस जो है वो 99.64 है, N15 की अबंडेंस 0.35 है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके एटॉमिक मास को, एक आइसोटॉप के एटॉमिक मास को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो N14 का जो एटॉमिक मास 14 था, इसकी अबंडेंस 99.64 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर प्लस करते हैं अगले का मास और अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके। अगला आइसोटॉप N15 था, इसका मास 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 के साथ। तो स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर जब इसको 100 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14.0021 AMU आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है सॉल्व करके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्लियर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो क्या कहता है, वो कहता है हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, सारे कदीमा का मुताला करते हैं। सारे कदीमा से मुराद पुरानी चीज़ों का मुताला करते हैं।
तो वो लोग जो पुरानी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं उनको रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो किस तरह से मुफीद है। अब हमने पढ़ा था ना रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, इसके अंदर हम कार्बन 14 आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं, हम इसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करके हम उसकी एज बताते हैं कि ये कितना पुराना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इट डिटरमिन्स द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये ऑर्गेनिक मैटर की एज के बारे में बताता है, ये कंपोजिशन के बारे में नहीं बताता, ये उसके यूज़फुलनेस के बारे में नहीं बताता, ये उसके रेडियो एक्टिव होने या ना होने के बारे में नहीं बताता, बल्कि उसकी एज के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटेक्ट। न्यूक्लियस के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो कि पार्टिकल्स को इंटेक्ट रखती है। तो स्टूडेंट्स ये बुक की लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये बुक का पेज मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दिया। यहाँ पे वो बताता है कि एक एटम है ना, जो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये जो दो पार्टिकल्स हैं ना, ये हेल्ड टुगेदर इकट्ठे रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आएँ, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या डायपोलर फोर्स। तो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसका आंसर है, क्योंकि बुक की लाइन है मैंने आप लोगों को दिखाई कि जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के बाहर है ना, ठीक है, जो कि प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा MCQ है, MCQ नंबर 9 है। क्या कहते हैं, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस से अपने आप को किस तरह से दूर रखते हैं, बाय कीपिंग देमसेल्व्स स्टेशनरी। क्या इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए होते हैं? स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स से हमने पढ़ा था ना बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कि जो यहाँ पे दरम्यान में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस तरह से ना रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। द कीपिंग देमसेल्व्स स्टेशनरी, ये इसका आंसर नहीं, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को, ठीक है, जो अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस है ना उससे क्या कर रहे हैं, दूर रख रहे हैं ड्यू टू देयर वेव लाइक नेचर। उनकी वेव लाइक नेचर से स्टूडेंट्स, ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि उस पूरे चैप्टर के अंदर हमने वेव लाइक नेचर का तो डिस्कस ही नहीं किया। अब मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द न्यूक्लियस कीप्स देम अवे, न्यूक्लियस के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि उन्हें दूर रखती है। स्टूडेंट्स ऐसा भी कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स ये ना फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, इसे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का कहते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स के अंदर ना पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट है, हमारी जिस तरह हमारी ज़मीन है ना, जो हमारी ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट्स मूव करती हैं, वो भी इसी तरह से रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, कि उनको एक ख़ास स्पीड से ख़ास ऑर्बिट के अंदर लाकर गिरा दिया जाता है, और फिर वहाँ पे क्या करती हैं वो, अब देखिए ना न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस तरह से अट्रैक्ट करता है कि ये जब यहाँ पे पहुँचता है तो फिर इसको अट्रैक्ट करके ऊपर ले आता है। तो इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, न्यूक्लियस जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो जो पर्टिकुलर फोर्स है ना वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है कि वो उस और न्यूक्लियस है ना उसके अंदर अटैच भी नहीं होता उसके साथ, और उसके अंदर रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन MCQ नंबर 9 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ देखते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं रुबिडियम जो है कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप्स। रुबिडियम के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक रुबिडियम 85 है RB और एक 87 है। अब उसकी जो परसेंट अबंडेंस है ना लाइट आइसोटॉप की, लाइट आइसोटॉप स्टूडेंट्स क्या मुराद है, इसका एटॉमिक मास कम है, ठीक है, इसकी ये है 72.2%, और इसके जो हैवी आइसोटॉप है, ठीक है। अब उसकी जो देखिए ना, अब उसने कहता है कि परसेंट अबंडेंस मालूम करें इसके हैवियर आइसोटॉप, ठीक है, इसकी हमने क्या करनी है, अबंडेंस मालूम करनी है, और उसका वो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें दे देता है। तो स्टूडेंट्स आए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए इसको सॉल्व किया हुआ है। जो रुबिडियम है इसके 2 आइसोटॉप्स हैं, इसका लाइट आइसोटॉप है और इसका हैवी आइसोटॉप है। लाइट आइसोटॉप की अबंडेंस ये है, इसकी अबंडेंस हमने क्या करनी है स्टूडेंट्स, मालूम करनी है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी अबंडेंस क्या होगी, x होगी, x कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमें गिवन है, दैट x इज द अबंडेंस ऑफ रुबिडियम 87। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, हम एक आइसोटॉप के मास को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसमें ऐड कर देते हैं अगले आइसोटॉप का मास और उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करवा कर। अब यहाँ पे देखें रुबिडियम 85 है तो 85 को मल्टीप्लाई करवा दिया 72.2 के साथ, फिर प्लस किया, फिर ये 87 को मल्टीप्लाई करवाया। अब इसकी अबंडेंस क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, x को हमने मालूम करना है, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास स्टूडेंट्स क्या है 85.47 गिवन है हमें। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 6137, ठीक है। अब 6137 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। जब 87 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 87x ही आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके बाद डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगले स्टेप में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और उसके बाद ये ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो इस तरह से आ जाएगा 6137 + 87x। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में
ये जो 6137 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 85.47 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अभी प्लस का था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, इसमें से हमने ये वैल्यू माइनस की तो स्टूडेंट्स 2410 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स मालूम करना है, तो हम 87 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब ये डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा 27.701%। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो रुबिडियम की कितनी है, 27.701%। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, बुक को देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर 15 है, 27.8 है, 37 और 72। अब हमारा आंसर सबसे ज़्यादा करीब किसके है, 27.8 के। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारा आंसर एग्जैक्ट ये नहीं है 27.7, 27.8 है यहाँ पर, ठीक है। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये 27.7 हमारा आंसर आया, लेकिन 27.8 है यहाँ पर। तो 27.7 27.8 तकरीबन बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में एक फ़र्क है ना। तो आप हमारा चूँकि इसके मुंसलिक इसका रिलेटिव कोई और आंसर नहीं है, सबसे करीब तरीन हमारा आंसर यही है, तो हम इसको ही को टिक कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको कोई एक वैल्यू ना दी गई हो तो आप बाकी वैल्यूज़ आपको दी गई होंगी, आपको सिर्फ उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। अगर आपको वो पता है तो आप किसी भी तरह के एमसीक्यूज़ को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को और बाकी क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।